हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल नोवल कुमार। आज मैं आपके लिए सुप्रीम जादूगर एक्सप्लेन करने वाला हूँ। वीडियो को शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। शुरुआत में सब कुछ योजना के अनुसार चला। लित लाइफ विजन के माध्यम से देख सकता था कि स्थानिक दरार के अंदर जमा अत्यधिक संकुचित शक्तियां उत्तरोत्तर कमजोर हो रही थी। लेकिन फिर उसने देखा कि इसके किनारे सफेद गर्म हो रहे हैं, बिल्कुल वैसा ही जैसा पिछले वाले के साथ फटने से पहले हुआ था। धिक्कार है, मैं बहुत भोला था। इस स्थिति में डार्कनेस मैजिक एक दोधारी तलवार है। यह मुझे ऊर्जा को उसी तरह नष्ट करने की अनुमति देता है जैसा मैंने भविष्यवाणी की थी। जो मैंने ध्यान में नहीं रखा वो ये है कि साथ ही यह दरार की अस्थिरता को तेज करता है, जिससे यह और भी अधिक उड़नशील वॉलेटाइल हो जाता है। क्विला, मैंने वो सब किया जो मैं कर सकता था। अब तुम्हारी बारी है। लित ने अंधेरे को ओझल होने दिया, इस उम्मीद में कि उसके पास अभी भी अपना मंत्र पूरा करने के लिए पर्याप्त समय है। साथ ही उसके हाथ तेजी से चले, यादृच्छिक संकेत बनाते हुए, एक के बाद एक मंत्र बोलने का नाटक करते हुए, कुछ गलत होने की स्थिति में मजबूत और मोटी बहुस्तरीय बाधाएं बनाई। लित केवल सेकंड गिन सकता था, दरार को और अधिक अस्थिर होते देख रहा था। मन ही मन क्विला के जल्दी खत्म करने की कामना कर रहा था। ठीक जब दरार ढहने ही वाली थी, रेस्टोरेशन मंत्र ने असर दिखाया, जिससे वो एक छोटे धमाके के साथ गायब हो गई। एक खत्म, 1,00,000 अभी बाकी हैं। लित को सफल होने में कोई खुशी नहीं मिली। अभी भी बहुत सारे स्थानिक विकार थे और लिंजोस के साथ बातचीत खत्म हुए केवल कुछ ही सेकंड बीते थे। समय उनके पक्ष में नहीं था। उसने तुरंत अगली दरार पर हमला किया, अपनी पूरी एकाग्रता और कौशल का उपयोग करके दरार की स्थिरता को प्रभावित किए बिना ऊर्जा के क्षय की प्रक्रिया को तेज किया। अगर पहले उसने सिर्फ अराजकता को अराजकता से टकराया था, तो अब इसके पीछे एक तरीका था। लित उन गर्म स्थानों, हॉटस्पॉट्स को देख सकता था जहां अलग अलग दरारें एक दूसरे के ऊपर थीं, और जंजीर प्रतिक्रियाओं, चेन रिएक्शंस से बचते हुए उनके कोर पर हमला करने से पहले उनके बीच की अंतःक्रियाओं, इंटरैक्शंस को कमजोर करने के लिए धीरे से डार्कनेस मैजिक का उपयोग किया। रूट के पास लाइफ विजन जैसी कोई चीज नहीं थी, लेकिन अपनी प्रतिभा और प्रचुर अनुभव के कारण वो उस सूक्ष्मता की सराहना कर सकते थे जो लित डार्कनेस मैजिक को इतने अपरंपरागत तरीके से उपयोग करके दिखा रहा था। शानदार, बस शानदार, उन्होंने सोचा। ये बहुत अफसोस की बात है कि उसकी स्पेस सेंसिबिलिटी, स्थान संवेदनशीलता, उसकी डायमेंशनल मैजिक की योग्यता से कहीं अधिक है। और जले पर नमक छिड़कने जैसा यह है कि रेस्टोरेशन का उपयोग करने में सक्षम एकमात्र व्यक्ति एक कमजोर आम लड़की है। दुनिया वाकई उल्टी हो गई है। यहाँ मैं कुछ घटिया आम लोगों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर लड़ रहा हूँ जो कक्षा में सबसे ऊपर हैं, बेजोड़ प्रतिभा और सूझबूझ दिखा रहे हैं, जबकि कुलीन नोबल्स खरगोशों की तरह भागने के अलावा कुछ नहीं कर रहे हैं। शायद मैं इस काम के लिए बहुत बूढ़ा हो गया हूँ। रूड ने मन ही मन आ भरी, छात्रों के लिए एक सुरक्षित क्षेत्र बनाने की कोशिश करते हुए एक के बाद एक दरार को बंद किया। इस बीच लित को एहसास हुआ कि यह रणनीति विफल होने के लिए अभिशप्त थी। उनके पास रेस्टोरेशन का उपयोग करने में सक्षम केवल 2 जादूगर थे, जबकि स्थान के विकार बहुत अधिक और बहुत मजबूत थे कि उन पर एक एक करके हमला जारी रखा जा सके। क्विला, केवल उन्हीं दरारों पर ध्यान केंद्रित करो जिनकी ओर मैं इशारा करता हूं। फ्रिया, तुम अपनी मेज नाइट की ढालों, शील्ड्स से हर कीमत पर उसकी रक्षा करो। मैं अपना सब कुछ झोंकने जा रहा हूं। बिना उत्तर की प्रतीक्षा किए उसने डार्कनेस मैजिक के साथ एक साथ कई स्थानिक विकारों को घेर लिया, हर बार सबसे खतरनाक वाले को रोशनी की एक किरण, विस्प ऑफ लाइट, से चिन्हित किया। उसके हाथ और मुंह पागलों की तरह हिल रहे थे, यादृच्छिक मुद्राओं और शब्दों को मिला रहे थे, जिससे लित को बाकी दरारों के चारों ओर छोटी लेकिन घनी बाधाएं बनाने का बहाना मिल गया। इस बार अंदर आने के बजाय परिणामस्वरूप होने वाले विस्फोट को बाहर जाने से रोकने की कोशिश की। देवताओं के नाम पर यह क्या है? प्रोफेसर रूड उसके प्रदर्शन से हक्के बक्के रह गए। वह एक साथ इतने सारे मंत्रों को नियंत्रित कर रहा है, स्थिति के अनुसार प्रत्येक के आकार, माप और तीव्रता को अनुकूलित कर रहा है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि प्रत्येक मंत्र अपने आप में कितना सरल है। संयुक्त प्रभाव एक टीयर 5 मंत्र के बराबर है। दरारों की संख्या तेजी से घटने लगी, लेकिन इसकी एक कीमत चुकानी पड़ी। केवल वे ही जो रेस्टोरेशन के साथ ठीक से उपचारित किए गए थे गायब हो जाएंगे, बाकी डार्कनेस मैजिक के भ्रष्टाचार को तब तक झेलेंगे जब तक वे फट नहीं जाते। लित के प्रयासों और योजना के कारण वे नियंत्रित विस्फोट थे, लेकिन फिर भी विस्फोट थे। वो उनसे बहुत दूर नहीं जा सकता था। गर्म स्थान शुरुआत में छोटे थे और उसे लाइफ विजन के साथ एक ही समय में सभी पर नजर रखनी थी। हर बार लपटे वर्दी के जादुई संरक्षण को पार करने के लिए पर्याप्त मजबूत थी, कपड़े और मांस को समान रूप से जला रही थी। बाकी लोग अपने संयुक्त प्रयासों से मुश्किल से खुद का बचाव कर पा रहे थे, जिससे लित अकेला रह गया।
जलन बढ़ती गई जब तक कि दर्द असहनीय नहीं हो गया। लित को अपने शरीर के उन हिस्सों को पुनर्जीवित करने के लिए लाइट फ्यूजन का उपयोग करने के लिए मजबूर होना पड़ा जो बहुत अधिक क्षतिग्रस्त थे, जबकि अपनी एकाग्रता और गतिविधियों को बिगड़ने से बचाने के लिए डार्क मैजिक के साथ दर्द की नसों पेन रिसेप्टर्स को काट दिया। लिंजोस आखिर कहाँ है? उसने चिल्लाने की कोशिश की, लेकिन गर्म हवा ने उसके गले को भी घायल कर दिया था। हवा के लिए हांफते हुए बेकाबू होकर खांसने और घुटनों के बल गिरने से पहले उसकी आवाज एक कर्कश फुफकार के रूप में निकली। यूरियल तुरंत लित के पास आया। उसकी जीवन शक्ति लाइफ फोर्स को बहुत अधिक खर्च किए बिना सबसे गंभीर चोटों का इलाज करने का प्रयास किया। तुम इस तरह जारी नहीं रख सकते, यह एक आत्मघाती कदम है। यूरियल डरा हुआ था। लित के ऊपरी शरीर का अधिकांश हिस्सा अब खुला था, जिसे पहचानना मुश्किल था। उसकी बाहें और पीठ, जिनका उपयोग उसने अपने महत्वपूर्ण अंगों को ढकने के लिए किया था, उसकी हर हलचल पर त्वचा की परतें नीचे गिर रही थी, जिससे नीचे के खूनी मांसल ऊतक मसल टिश्यू दिखाई दे रहे थे। मुझे नहीं पता कि तुम बिना पागल हुए इतना दर्द झेल लेते हो, लेकिन तुम्हें आराम करने की जरूरत है, वरना तुम मर जाओगे। धन्यवाद दोस्त। लित ने उसकी चिंता की सराहना की कि वह सच नहीं देख पा रहा था। लेकिन अगर मैं रुक गया तो हम सब मर जाएंगे। या क्या तुम्हारे परिवार में कोई भगवान है जिसे हम वास्तविक मदद के लिए बुला सके? लित मुस्कुराया, दरारों के अगले समूह पर हमला करने से पहले यूरियल के कंधे को थपथपाया। नई दुनिया में धर्म अतीत का अवशेष थे, जिनके एकमात्र अवशेष पुराने देवताओं के नाम थे, जिनका उपयोग या तो विस्मयादिबोधक या अपशब्दों के रूप में किया जाता था। चूंकि मनुष्यों ने जादू की खोज कर ली थी, उन्होंने अंधविश्वासों पर विश्वास करना बंद कर दिया था और अपने जुनून और विश्वास को रहस्यमय कलाओं मिस्टिकल आर्ट्स के प्रति समर्पित कर दिया था। यहाँ तक कि प्रत्येक तत्व के लिए एक जादू के 6 देवता भी वास्तविक देवता नहीं माने जाते थे। वे उन पहले जादूगरों को संदर्भित करते थे जिन्होंने न केवल तत्वों की शक्ति में महारत हासिल की, बल्कि अपनी विरासत भी पीछे छोड़ दी, जिससे उनके ज्ञान को उनके निधन के बाद खो जाने के बजाय फैलने और साझा करने की अनुमति मिली। लित के शब्दों का अर्थ यूरियल को यह याद दिलाना था कि बेकार बैठे रहना और मदद की उम्मीद करना बेकार है। वो कोई नायक नहीं था। उसके कार्य अजनबियों के झुंड और एक बूढ़े व्यक्ति के लिए निस्वार्थ बलिदान नहीं थे। वह बस संकट के समय में वही कर रहा था जो वह कर सकता था, अपने और अपने दोस्तों के लिए एक अन्यायपूर्ण भाग्य से बचने का रास्ता बना रहा था। एक हफ्ते से भी कम समय में दूसरी बार यूरियल को वार्डन विशेषज्ञता चुनने के लिए खुद पर गुस्सा आया। भले ही उसने रूट द्वारा खतरे की चेतावनी दिए जाने के क्षण से ही अग्नि सुरक्षा घेरा फायर प्रोटेक्शन अरे बनाना शुरू कर दिया होता, वह इसे कभी भी समय पर पूरा नहीं कर पाता। फिर भी उसने अपनी आत्मदया को पी लिया। लित को लगातार उपचार और ऊर्जा की आवश्यकता थी, इसलिए यूरियल ने उसके करीब रहने पर ध्यान केंद्रित किया। जब भी वह कर सकता था उसकी सहायता की, ताकि कम से कम उसका बोझ कम हो सके। अंततः मदद पहुंच गई। लिंजोस और कई प्रोफेसर कक्षा में दाखिल हुए, एक कलाकृति आर्टिफैक्ट का उपयोग करके दरवाजे के आसपास के क्षेत्र को स्थानिक दरारों से पूरी तरह साफ कर दिया। लित का समूह मौत के जाल से बचने के लिए उनकी ओर बढ़ा। फिर भी आशा की किरण जल्दी ही निराशा में बदल गई। निकास के करीब के छात्र उन्माद में आ गए, दूसरों को कुचलने की कीमत पर भी बाहर निकलने का रास्ता बनाने की कोशिश करने लगे। उसके बाद हुए संघर्ष के दौरान एक लड़की ने हवा के एक शक्तिशाली झोंके गस्ट ऑफ विंड के साथ अपने आसपास के सभी लोगों को दूर धकेल दिया। उसका एक शिकार एक स्थानिक दरार से जा टकराया, जिससे एक जंजीर प्रतिक्रिया शुरू हो गई जो तेजी से पूरे डाइनिंग हॉल में फैल गई। मानव जाति की मूर्खता को कोसते हुए लित लोगों और विस्फोटों दोनों से बचते हुए आगे बढ़ा। तभी तोप के गोले कैनन बॉल की ताकत के साथ कोई सख्त चीज उसके सीने से टकराई। प्रभाव और जलन के संयुक्त दर्द ने उसे लगभग बेहोश कर दिया और इस वजह से लित अपना रास्ता बदलने में कामयाब नहीं हुआ। उस टक्कर ने उसे अभी भी खुली दरारों में से एक की ओर भेज दिया, जिसने उसकी दुनिया को लाल करने से पहले उसे पूरा निगल लिया। जैसे ही लित स्थानिक दरार स्पेशल क्रैक से टकराया, वो जान गया कि कुछ भयानक होने वाला है। अंधा कर देने वाली पीड़ा के बावजूद अपने शरीर को मरोड़ते और घुमाते हुए लित ने एयर मैजिक का उपयोग करके अपना सिर उससे टकराने से बचाने में कामयाबी हासिल की। लेकिन उसके पास जो कम गुंजाइश थी और वो जो कमजोर ऊर्जा जुटाने में सफल रहा, उससे दरार से पूरी तरह बचना असंभव था। उसका बायां हाथ कंधे की हड्डी ह्यूमरस के ऊपरी हिस्से तक उसमें घुस गया, जिससे उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे किसी ने चट्टान से एक विशाल पत्थर फेंका हो, लेकिन उससे पहले उसका बायां हाथ उससे चिपक गया था। ऐसा लगा जैसे उसके हाथ की हर एक कोशिका को गैसोलीन और चकमक पत्थर फ्लिंट से भरे ब्लेंडर में डाल दिया गया हो। यह विकृत स्थान में अंतहीन रूप से खींच गया, अलग अलग स्थानिक दरारों से कई बार दिखाई दिया और गायब हुआ, इससे पहले कि वे अंततः लिंजोस की कलाकृति के प्रभाव में बंद हो गए। परिणाम यह हुआ कि लित और उसका बायां हाथ दोनों अंततः आयामी शिकंजे डायमेंशनल वाइस से मुक्त हो गए।
लेकिन जहां वो गिरा था वहीं था, हाथ लगभग 20 मीटर 66 दूर था, जो कंधे से अमानवीय सटीकता के साथ साफ कट गया था। लित की दुनिया तब लाल हो गई जब उसका दिमाग दर्द से परे चला गया और कटे हुए हिस्से से बहते खून को देखकर उसे एहसास हुआ कि क्या हुआ है। अतीत में चाहे उसने कितनी भी बार मन ही मन इस घटना का अनुकरण सिम्युलेट किया हो, अंग काटने के झटके ने उसे लगभग अभिभूत कर दिया। लगभग दर्द की चीख के बजाय गुस्से की दहाड़ निकालते हुए लित ने अपनी बची हुई ऊर्जा का उपयोग रक्तस्राव को रोकने के लिए किया, इससे पहले कि संचित क्षति के कारण उसका शरीर ढह जाए। समूह अपने रास्ते पर रुक गया था क्योंकि उनका दोस्त एक टावर शील्ड से टकराकर गिर गया था, जो विस्फोट के कारण अपने मालिक के हाथों से छिन गई थी, जिसने इसे एक घातक गोली में बदल दिया था। जबकि बाकी लोग उसके पास दौड़े, फ्लोरिया पीछे मुड़ी, कटे हुए हाथ की ओर दौड़ी और जितनी तेजी से हो सके उसे अपने डायमेंशनल एम्यूलेट में रख लिया। मेरे पिता के अनुसार किसी अंग को दोबारा जोड़ना उसे फिर से उगाने की तुलना में बहुत आसान है। महत्वपूर्ण बात यह है कि इसे सर्वोत्तम संभव स्थिति में संरक्षित किया जाए। एक डायमेंशनल आइटम आदर्श समाधान है, क्योंकि जब तक यह वहां है तब तक यह सड़ेगा या खराब नहीं होगा। जब क्विला उसके पास पहुंची तो उसने सोचा कि बहुत देर हो चुकी है। आंशिक रूप से ठीक होने के बावजूद कटे हुए हिस्से से बहुत कम खून बह रहा था और वो नब्ज महसूस करने में असमर्थ थी। अगर लित वास्तव में मर गया होता तो उसे शरीर की अखंडता को और अधिक खतरे में डालने के जोखिम पर भी पुनर्जीवन पैंतरेबाजी, रिससिटेशन मनूवर जैसे CPR का प्रयास करने के लिए मजबूर होना पड़ता। लेकिन अगर जीवन की एक चिंगारी भी थी तो वो जानती थी, या यूं कहें कि उसे दृढ़ विश्वास था कि वो बच जाएगा। धिक्कार है डायग्नोस्टिक मैजिक पर। यह बहुत धीमा है। उसने मन ही मन कोसा, अपने डायमेंशनल एम्यूलेट से एक छोटा सा दर्पण निकाला और उसे लित के मुंह और नाक के सामने रख दिया। कांच पर भाप जम गई, जिससे उसे उम्मीद मिली। यूरियल, तुम उसे ठीक करो। तुमने उसे पहले ही बहुत अधिक ऊर्जा दे दी है। हम किसी और के मरने का जोखिम नहीं उठा सकते। फ्रिया, उसकी जीवन शक्ति बढ़ाओ। मैं उसे स्थिर रखूंगी। क्विला का काम सबसे कठिन था। उसे सबसे अधिक क्षतिग्रस्त अंगों को खोजने के लिए डायग्नोस्टिक स्पेल्स का उपयोग करना था और फिर दूसरों के काम से समझौता किए बिना उपचार और ऊर्जा संचार एनर्जी इन्फ्यूजन को बारी बारी से करना था। बहुत तेजी से उपचार करना उसे मार देगा। वो और अधिक तनाव सहने के लिए बहुत कमजोर था। बहुत अधिक ऊर्जा भी उसे मार देगी। अगर दिल अचानक तेजी से पंप करने लगा तो लित या तो अनगिनत खुले घावों से खून बहने के कारण मर जाएगा या अंगों के फेल होने के कारण मर जाएगा। लेकिन अगर उन्होंने बहुत अधिक सावधानी से काम किया तो उसका शरीर बस ढह जाएगा। ये फटे हुए क्रिस्टल के टुकड़ों के साथ जेंगा के खेल जैसा था। एक गलत कदम का मतलब अंत होगा। दोबारा करने का कोई मौका नहीं मिलेगा। सबसे पहले उसने कटे हुए कंधे को जोड़ने का काम पूरा किया। फिर उसने अपने दोस्तों के मंत्रों के साथ तालमेल बिठाया। उस पल की गर्मागर्म स्थिति में उनके द्वारा की गई किसी भी गलती को सुधारा। उसकी तरह उनके पास मरहम लगाने वाले हीलर्स के रूप में कोई वास्तविक अनुभव नहीं था और चीजों को और भी खराब करने के लिए बिना किसी प्रोफेसर की देखरेख के उनका पहला मरीज एक करीबी दोस्त था। मन ही मन वे तीनों बस उस नरक से रोते हुए भाग जाना चाहते थे। वे डायमेंशनल मैजिक के पाठ और उससे पैदा हुए बुरे सपने से पहले ही थक चुके थे। वे हर समय किनारे पर रहे थे, यह मानते हुए कि हर सेकंड उनका आखिरी होगा। और जब अंत में सब कुछ खत्म होता दिख रहा था तो उन्हें मौत का सामना करने के लिए मजबूर होना पड़ा। अभी सुबह ही थी, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे एक हफ्ता बीत गया हो। केवल गुस्सा और जिद ही उन्हें एक साथ रखे हुए थी। गुस्सा उनके नियंत्रण से परे ताकतों द्वारा लगातार इधर उधर किए जाने की निराशा से आ रहा था, और वह जिद जिसने उन्हें किसी भी कीमत पर झुकने के लिए तैयार नहीं किया था। उनके साथ एक खामोश लेकिन अमूल्य चौथी खिलाड़ी अपनी पूरी ताकत से लड़ रही थी। लित के बेहोश होने के बाद सोलस लाइट फ्यूजन को सक्रिय रखने के लिए लगातार अपनी ऊर्जा खर्च कर रही थी। जब बच्चों ने अपना उपचार शुरू किया तो वह इन्विगरेशन का उपयोग करके उनके उपचार मंत्रों को वहां निर्देशित कर रही थी जहां उनकी सबसे अधिक आवश्यकता थी, जिससे सब कुछ सुचारू रूप से चल सका। अपनी बुद्धि के अंत पर पहुंचे 3 युवा जादूगर अकेले ऐसी स्थिति को नहीं संभाल पाते, खासकर इसलिए क्योंकि लित के साथ लड़ते हुए बहुत सारी दरारें बंद करने के बाद क्विला थक गई थी और उसके पास माना की कमी थी, और यूरियल ने पहले ही लित को अपनी जीवन शक्ति का इतना हिस्सा दे दिया था कि बिना मदद के उसका खड़े रहना ही एक चमत्कार था। जब उन्होंने काम पूरा किया तो उसके शरीर से अब भुने हुए मांस जैसी गंध नहीं आ रही थी। ज्यादातर जली हुई त्वचा की जगह नई त्वचा आ गई थी, लेकिन कुल मिलाकर प्रभाव अभी भी बहुत अधिक उबले हुए लॉबस्टर जैसा था। शानदार काम, लेकिन वह अभी भी गंभीर स्थिति में है। हमें उसे जल्द से जल्द अकादमी के अस्पताल ले जाने की जरूरत है। डाइनिंग हॉल को खाली कराने के बाद लिंजोस अपनी मदद देने के लिए लौटे थे।
जब वे लित को पकड़ने की कोशिश करने के लिए उसके ऊपर झुके तो क्विला ने नाक पर एक सटीक मुक्के के साथ उनका स्वागत किया, जिसके परिणामस्वरूप एक साफ टूटने की आवाज आई और नाक से खून बहने लगा। क्या आप पागल हैं? उसने उनकी वरिष्ठता या स्थिति का सम्मान किए बिना उन पर चिल्लाया। हम उसे हिला नहीं सकते। वो किसी भी समय अंग विच्छेद के सदमे, शौक में जा सकता है। लाइट मैजिक को पूरा प्रभाव दिखाने के लिए समय चाहिए। क्या आपने हेडमास्टर बनने से पहले वास्तव में पढ़ाई की थी या आपने सिर्फ एक लॉटरी में यह पद जीता था? लिंजोस उसे कड़ी फटकार लगाना चाहते थे, लेकिन ये देखने के बाद कि उसकी मुट्ठी अभी भी ऊपर उठी हुई थी, उसके कमर के नीचे वार करने की इष्टतम स्थिति में, उन्होंने इसके बजाय एक कदम पीछे खींच लिया। नौजवान मिस, मैं देख सकता हूं कि आप बहुत परेशान हैं, इसलिए मैं आपकी अनुशासनहीनता को नजरअंदाज कर दूंगा, सिर्फ इस एक बार। उनकी आवाज अब नाक से निकल रही थी, जब तक कि एक साधारण उपचार मंत्र ने रक्तस्राव को रोक नहीं दिया और उनकी नाक सीधी नहीं कर दी। लेकिन आपकी जानकारी के लिए, अब जब सभी सुरक्षा कवच फिर से सक्रिय हो गए हैं, तो हम उसे वॉर्प स्टेप्स के साथ सुरक्षित रूप से ले जा सकते हैं। खुद एक उत्कृष्ट मरहम लगाने वाला होने के अलावा, मैंने पहले ही लाइट विभाग, लाइट डिपार्टमेंट को सतर्क कर दिया है। देवताओं के नाम पर मनोहर कहाँ है? यही हूं, उपचार के देवता ने कहा और उन्हें भी नाक पर मुक्का मार दिया। आपने ऐसा क्यों किया? लिंजोस हक्के बक्के रह गए। क्योंकि वो सही है, आप गलत हैं और आपने मुझे यह नहीं बताया कि मरीज मेरे अपनों में से एक है। मनोहर ने एक त्वरित मंत्र तैयार किया जिससे लित फिर से इंसान जैसा दिखने लगा, यहां तक कि उसके बाल भी मध्यम लंबाई तक बढ़ गए। अब उसे हिलाना सुरक्षित है। तुम 2 कोड़ी के मरहम लगाने वाले, उन्होंने हेडमास्टर की ओर एक तुच्छ नजर डालते हुए कहा। क्या किसी ने उसका हाथ लिया या वह खो गया है? मैंने लिया है, सर। फ्लोरिया ने उन्हें अपना डायमेंशनल एम्यूलेट दिखाया। शानदार। इस चपटी बांस जैसी लड़की, फ्लैट बीन पोल, को तुरंत सोचने के लिए 30 अंक। फ्लोरिया नहीं जानती थी कि इस अशिष्ट टिप्पणी पर हंसे या रोए। एक सहकर्मी को बचाने के लिए आप में से प्रत्येक को 50 अंक, और अच्छी तरह से किए गए मुक्के के लिए उस दुबली नाटी लड़की, स्क्रोनी शोटी, को और 50 अंक। पहली बात, यह आपका पाठ नहीं है। दूसरी बात, हेडमास्टर पर हमला करने के लिए अंक देना अनसुना है। लिंजोस गुस्से से उबल रहे थे। खैर, आप हमेशा से जानते थे कि मैं एक प्रवर्तक, इनोवेटर हूं। मनोहर ने कंधे उचकाए। इंटेंसिव केयर यूनिट के लिए वॉर्प स्टेप्स खोला और लित के समूह के साथ उसमें गायब हो गए। लिंजोस वहीं मुंह खोलकर खड़े रह गए। उनके गले में एक तीखी टिप्पणी अभी भी फंसी हुई थी, जबकि बाकी कर्मचारी उनकी स्थिति पर दबी हुई हंसी हंस रहे थे। डेरेक की आंखें खुली और उसे तुरंत समझ आ गया कि वह अस्पताल के एक कमरे में है। सिर में धुंध और धुंधली दृष्टि के बावजूद वो जानता था कि इतनी सफेदी केवल एक ही जगह हो सकती है। चादरें, पर्दे, यहां तक कि दीवारें और छत भी सफेद थी। उसने अपनी आंखें मलने की कोशिश की, लेकिन पाया कि उसका दाहिना हाथ बिस्तर के किनारे से बंधा हुआ है, जबकि बायां हाथ इतना भारी महसूस हो रहा था कि वह उसे उठाने की ताकत भी नहीं जुटा पा रहा था। शायद मॉर्फिन का असर है, या फिर उन्होंने मुझे बांध दिया है, उसने सोचा। उसकी आखिरी याद उस कमीने को मारने की थी जिसने उसके छोटे भाई की हत्या की थी। कमबख्त पुलिस मुझे मरने भी नहीं दे सकती थी। मुझे नहीं पता कि यह दिमागी चोट के कारण है या उन्होंने मुझे भारी नशा दिया है, लेकिन वो सपना वाकई जबरदस्त था। उसने अपना सिर हिलाया, अपनी दृष्टि साफ करने की कोशिश की। एक सपने के लिए भी यह थोड़ा ज्यादा ही बेतुका था। जादुई शक्तियां, एक रहस्यमयी समझदार लड़की वाला टावर, बोलने वाले जानवर और खतरे में पड़ा एक साम्राज्य। इसमें बस आग उगलने वाले कछुए द्वारा अगवा की गई गुलाबी पोशाक वाली राजकुमारी की कमी थी ताकि यह और भी हास्यास्पद लगे। या फिर मेरा उस टावर वाली लड़की के साथ सुखद अंत होना। लानत है, भले ही यह सब मेरे दिमाग के अंदर था, लेकिन यह मेरे जीवन का सबसे सार्थक रिश्ता रहा है। वो उपहास में हंसा। सच में? मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम मेरे बारे में ऐसा सोचोगे। सोलस के मन की गूंज इतनी प्रबल थी कि वो उस सीमा को पार कर गई जिसे वे आमतौर पर अपने अंतरतम विचारों को अलग रखने के लिए बनाए रखते थे। लित आश्चर्य और शर्मिंदगी में चिल्लाने से केवल इसलिए बच पाया क्योंकि प्रोफेसर मनोहर ने पर्दा हटा दिया था, जो उसकी स्थिति की जांच करने आए थे। मेरा मरीज कैसा है? उन्होंने पूछा। याद रखना, एकमात्र स्वीकार्य उत्तर है, ठीक और बेहतर हो रहा हूं। अगर तुम मेरे रहते मर गए तो तुम मेरे आंकड़ों को खराब कर दोगे, प्रोफेसर मनोहर। लित अभी भी सदमे से उबर रहा था। तो वो सब सच था? मुझे पता है कि यह कैसा लगता है, ऐसी घटना, अगर हम इसे यही कहना चाहें, व्हाइट ग्रिफिन अकादमी में होना बस अविश्वसनीय है, फिर भी यह हुआ। अजीब है, मैंने तुम्हारी त्वचा को पूरी तरह से रीजेनरेट, पुनर्जीवित कर दिया है, फिर भी तुम्हारे कान तक लाल हो रहे हैं। क्या तुम्हें कोई बेचैनी महसूस हो रही है, या तुमने बस कोई रंगीन सपना देखा है? लित की भौहें तन गई, जबकि उसकी याददाश्त आखिरकार वापस लौट रही थी। मैं
बस हाँ या ना में जवाब दो। मुझे तुम्हारी कल्पनाओं में कोई दिलचस्पी नहीं है। लित गुस्से के मारे और भी बुरी तरह लाल हो गया, क्योंकि उसके उपचारक हीलर में शिष्टाचार की पूरी कमी थी। कोई बेचैनी नहीं और कोई रंगीन सपना नहीं। आपकी चिंता के लिए धन्यवाद। मुझे बांधा कफ्ट क्यों गया है? मुझे नहीं याद कि मैंने ऐसा कुछ किया है जिसके लिए इस तरह का व्यवहार किया जाए। तुम्हारा मतलब उस जंजीर से है? वो कोई सजा नहीं है, बस तुम्हें गलत तरफ करवट लेने से रोकने के लिए है। घाव अभी मुश्किल से बंद हुआ है, आखिर हमें अभी तुम्हारा हाथ फिर से जोड़ना है। मुझे उम्मीद थी कि तुम्हारे जैसा एक कुशल हीलर इतनी सरल बात समझ जाएगा। लित ने अचानक अपना सिर घुमाया, उस छोटे से ठूंठ स्टंप को छूने की कोशिश की जहां कभी उसका हाथ था, लेकिन जंजीर ने उसे फिर से रोक दिया। उस समय तक सोलस ने अपनी यादें साझा करने के लिए पर्याप्त संयम पा लिया था, जिससे उसे हाल की घटनाओं की पूरी जानकारी मिल गई। मैं कितनी देर तक बेहोश था? कुछ घंटे। अभी मुश्किल से दोपहर के भोजन का समय हुआ है, मनोहर ने जवाब दिया। ठीक उससे पहले कई डायग्नोस्टिक स्पेल्स बोले, जिससे लित एक बिजली के बल्ब की तरह चमकने लगा। सब कुछ ठीक लग रहा है नौजवान, तुम्हारा शरीर शानदार तरीके से ठीक होता है। ऐसे ही जारी रखो और तुम रात के खाने से पहले सही सलामत छुट्टी पा लोगे। मनोहर ने अपना संचार ताबीज निकाला और लिंजोस को सूचित किया कि मरीज अब आगंतुकों से मिल सकता है। अपने दोस्तों को ठीक से धन्यवाद देना याद रखना। मनोहर के आने से पहले उन्होंने तुम्हारी जान बचाने के लिए अपना सब कुछ झोंक दिया था। आमतौर पर लित दोस्त शब्द के दुरुपयोग पर आपत्ति जताता, लेकिन सोलस की यादों को देखने के बाद उसे अब इसके बारे में इतना यकीन नहीं था। वाह, क्विला ने सच में लिंजोस को मुक्का मारा। क्या उस समय मुझे हिलाना वाकई इतना खतरनाक था? नहीं, ऐसा नहीं था, लेकिन मैं सुरक्षात्मक होने के लिए उसे दोष नहीं दे सकती। मैं भी वही करती। ठीक है, तो मनोहर ने भी उन्हें मुक्का क्यों मारा? वे सुरक्षात्मक प्रकार के नहीं लगते। जब वे तुम्हें ठीक कर रहे थे, तब उनकी बड़बड़ाहट के अनुसार मनोहर ने हमेशा एक हेडमास्टर को मारने और उससे बच निकलने का सपना देखा था। क्विला ने बस उन्हें वो प्रेरणा दी जिसकी उन्हें जरूरत थी। उन्होंने खुद उसे यह बात बताई और फिर से 30 अंक दिए। तुम्हें पता है, मुझे वह लड़की बहुत पसंद है। मुझे उसके तुम्हारी प्रेमिका बनने पर कोई आपत्ति नहीं होगी जब तक कि हमें मेरे लिए कोई उचित शरीर नहीं मिल जाता। एक और शक्तिशाली माइंड ब्लश ने उसे समझा दिया कि वह बिल्कुल मजाक नहीं कर रही थी, लेकिन सौभाग्य से लिंजोस ने उसके कमरे में प्रवेश किया, जिससे वह इस अजीब विषय से बच गया। हेडमास्टर का लंबा और उदास चेहरा देखकर लित इतना खुश पहले कभी नहीं हुआ था। उसकी उम्मीदों के विपरीत उनके पीछे उसके सहपाठियों का कोई नामो निशान नहीं था। उनके पीछे प्रोफेसर मार्थ थे और अपनी बढ़ी हुई सुनने की शक्ति के कारण लित उन्हें बार बार किसी से माफी मांगते हुए सुन सकता था। आपके बेटे के साथ जो हुआ उसके लिए हमें गहरा खेद है, लेकिन जैसा कि आप देखेंगे, उसे पूरे साम्राज्य में उपलब्ध सर्वोत्तम उपचार मिले हैं। हमने आपको यहाँ इसलिए बुलाया है ताकि आप उसे एक हाथ खोने के सदमे से उबरने में मदद कर सकें। हालांकि यह केवल एक अस्थायी स्थिति है, यह उसके दिमाग और भविष्य के फैसलों को गंभीर रूप से प्रभावित कर सकती है। हम नहीं चाहते कि वह अकादमी छोड़ दे, ये बहुत बड़ा नुकसान होगा। कृपया मजबूत बने। लित ने अपने पिता राज की गुराहट सुनी, जिन्हें उसकी मां एलिना ने रोक दिया, और लिंजोस से उन्हें अंदर जाने देने की जल्दी की। वे लित के बिस्तर के पास दौड़े, रोने या उसके ठूंठ को न देखने की पूरी कोशिश कर रहे थे। प्रोफेसर, कृपया मुझे बताएं कि वह ठीक हो जाएगा। उनके तमाम प्रयासों के बावजूद एलिना की आंखें नम थी और आवाज टूट रही थी। राज ने उनका हाथ मजबूती से पकड़ रखा था ताकि वे अपने घायल बेटे को आश्वस्त करने के लिए शांत और आत्मविश्वासी दिख सकें। चिंता न करें मैडम, हम बस उसका हाथ फिर से जोड़ने ही वाले थे। मनोहर ने उनकी ओर एक प्रेमपूर्ण नजर डालते हुए कहा। मुझे कहना होगा, आपके रक्तवंश ब्लड लाइन में जरूर कुछ खास है। लित मन ही मन लगातार कोसने लगा। शायद उसे और उसके माता पिता को देखने के बाद प्रतिभाशाली हीलर कृष्ण मनोहर ने उनके शरीर से अशुद्धियों को दूर करने के लिए लित द्वारा अपने पूरे परिवार पर इन्विगरेशन के उपयोग के कारण होने वाली कुछ असामान्यता देखी थी। वरना मैं यह नहीं समझा सकता कि आपका बेटा इतना प्रतिभाशाली क्यों है, आप इतनी भव्य क्यों हैं, और लित के प्रिय दादाजी अपनी उम्र के बावजूद इतने अच्छी तरह सुरक्षित कैसे हैं। ये सुनकर मार्थ, राज और लिंजोस भूत की तरह सफेद पड़ गए, जबकि गुस्से ने लित के गालों को लाल कर दिया और उसकी आंखें जलती हुई दरारों की तरह छोटी हो गई। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि उसका सम्मानित प्रोफेसर वास्तव में उसके सामने ही उसकी मां पर डोरे डाल रहा था। स्थिति के बावजूद एलिना और सोलस अपनी हंसी नहीं रोक सकी। ये वास्तव में मेरे पिता हैं। लित की आवाज पत्थर जैसी ठंडी थी, जिससे मनोहर आश्चर्य में पड़ गए। आप बहुत भाग्यशाली हैं श्रीमान, उन्होंने राज का हाथ मिलाते हुए कहा, जो आश्चर्य से सुनना पड़ गया था। आपका बेटा एक बहादुर बच्चा है और आपकी पत्नी को बहुत बहुत बेहतर मिल सकता था। अगर लित का हाथ अभी जुड़ना बाकी न होता
तो राज ने शायद बार बार किए गए अपमान के लिए उसका गला घोंट दिया होता। देखा बूढ़े आदमी, मनोहर ने लिंजोस के कंधे को थपथपाते हुए कहा, इसीलिए मैं आपसे कहता हूं कि कभी उम्मीद न छोड़ें। इस दुनिया में अभी भी ऐसी महिलाएं हैं जिन्हें लुक्स की ज्यादा परवाह नहीं है। इससे पहले की स्थिति और भी अपमानजनक होती, प्रोफेसर मार्थ मनोहर को घसीटते हुए बाहर ले गए। कांद्रिया शहर में सभी अस्पताल और हीलस के घरेलू कार्यालय पूरी तरह भरे हुए थे, जबकि शहर के गार्ड भीषण अपराधों के लिए बहुत सारे नागरिकों को गिरफ्तार कर रहे थे। इन दोनों चीजों में केवल एक ही समानता थी, शामिल सभी लोग जो कुछ हुआ था उसे सही ठहराने के लिए अविश्वसनीय कहानियां सुना रहे थे। एक आदमी ने दावा किया कि दोपहर का भोजन बनाते समय उसकी पत्नी को आग लग गई थी। एक महिला ने उन्हें बताया कि कैसे उसका भाई बर्तन धोने के लिए कुछ पानी निकालते समय बर्फ के टुकड़े में बदल गया था। एक हीलर, जिस पर कोई संदेह नहीं किया जा सकता था, यह समझाने की कोशिश कर रहा था कि उसका इरादा अपने मरीज का पैर काटने का कभी नहीं था, वो तो बस एक फ्रैक्चर को ठीक करने की कोशिश करने के बाद मांस के लोथड़े में बदल गया था। लेकिन असली कारण मेज एसोसिएशन की स्थानीय शाखा के अंदर चल रहा था, जहां कई जादूगर रिपोर्ट कर रहे थे कि कैसे उन्होंने स्पष्ट रूप से अपनी शक्तियां खो दी हैं। प्रोफेसर मार्थ के हस्तक्षेप के बावजूद जैसे ही राज और लिंजोस अभी अभी झेली गई अपमानजनक बातों से उबरने में कामयाब हुए, स्थिति और बिगड़ गई। वो पागल आदमी कौन है और उसे छात्रों के साथ किसी भी संपर्क की अनुमति क्यों दी जाती है? उसे दूसरों की भावनाओं का न तो कोई मर्म है और न ही कोई सम्मान। सामान्य तौर पर राज विनम्र और दब्बू होता। किसी ऐसे व्यक्ति के लिए जिसने 30 से अधिक वर्षों में लुटिया के छोटे से गांव को कभी नहीं छोड़ा था, व्हाइट ग्रिफिन अकादमी डराने वाली थी। राज को अच्छी तरह पता था कि महल की एक ईंट की कीमत भी उसके पूरे जीवन की कमाई से अधिक थी। राज को अभी भी विश्वास नहीं हो रहा था कि उसके बच्चों में से एक ऐसी जगह में प्रवेश पाने में सफल रहा है। उसे संदेह था कि अपनी तमाम बहादुरी भरी बातों के पीछे लित वास्तव में अमीर, बिगड़े हुए बच्चों के बीच एक कठिन जीवन जी रहा था। किसी भी अन्य परिस्थिति में वह कभी अंदर कदम नहीं रखता, ये डरते हुए कि केवल उसकी उपस्थिति ही लित को शर्मिंदगी में डालने के लिए पर्याप्त थी। लेकिन अब उसके बेटे को तथाकथित प्रोफेसर्स की अक्षमता के कारण गंभीर रूप से चोट पहुंची थी। न केवल उसे अकादमी की प्रतिष्ठा के बारे में लिंजोस की बड़बड़ाहट सुनने के लिए मजबूर होना पड़ा था, बल्कि उसे एक युवा सुंदर व्यक्ति को अपनी आंखों के सामने अपनी पत्नी को रिझाने की कोशिश करते हुए भी सहना पड़ा था। यह ऊंट की पीठ पर आखिरी तिनका था। उसे अब परवाह नहीं थी कि उसके सामने खड़ा आदमी हेडमास्टर था या खुद राजा। राज उसे अपनी खरी खोटी सुनाने के लिए कृतसंकल्प था। दूसरी ओर लिंजोस मनोहर के टुकड़े टुकड़े करने के अलावा और कुछ नहीं चाहते थे। वो आदमी जनसंपर्क, पब्लिक रिलेशंस के लिए हमेशा एक बुरा सपना रहा था। या तो वो सामाजिक कार्यक्रमों से बचता था या उन दुर्लभ अवसरों पर हंगामा खड़ा कर देता था जब वो उनमें शामिल होता था। और अब एक दिन से भी कम समय में लिंजोस पर उसके द्वारा 2 बार हमला और अपमान किया गया था, दोनों बार छात्रों और कर्मचारियों के सामने, जिससे उनके पद के गौरव और गरिमा को नष्ट कर दिया गया था। काश मैं उसे बता पाता कि अगर मनोहर को भर्ती करने वाली पिछली हेडमिस्ट्रेस पहले से ही मर न चुकी होती तो मैं खुद उसे मार डालता, मनोहर को अकादमी की सबसे ऊंची मीनार से फेंकने के ठीक बाद। लेकिन जब मैंने यह नौकरी स्वीकार की तो मुझे पता था कि स्थिति कितनी जटिल है। उनकी कई खामियों के बावजूद मैं आपको विश्वास दिला सकता हूं कि प्रोफेसर मनोहर उस तरह के जीनियस हैं जो 100 साल में केवल एक बार पैदा होते हैं। वे अकादमी और साम्राज्य के लिए एक अमूल्य संपत्ति हैं, जिन्होंने पहले ही अनगिनत लोगों की जान बचाई है, शायद आपके बेटे की भी। राज इस उत्तर से संतुष्ट नहीं था, लेकिन एलिना ने उसका हाथ जोर से भींचा और उसे रोक दिया। क्या तुम्हें बहुत दर्द हो रहा है बेटा? उसने लित के बाल सहलाते हुए पूछा। नहीं माँ, इसके विपरीत मुझे सुस्ती महसूस हो रही है, लेकिन मैं रिलैक्स्ड हूँ, उसने उत्तर दिया। फिर से बाल पाकर काफी हैरान था। उसे अभी तक आईने में खुद को देखने का मौका नहीं मिला था। ऐसा इसलिए है क्योंकि हमने तुम्हें सोने और ठीक होने में मदद करने के लिए कई पोशंस दिए हैं, लिंजोस ने समझाया। मार्थ वापस आए, अपने साथ चिकित्सा कर्मचारियों के 5 सदस्यों और लित का कटा हुआ हाथ लेकर आए। आमतौर पर ऐसे साधारण मामले के लिए एक ही प्रोफेसर काफी था, लेकिन वे लित और उसके माता पिता दोनों को दिखाना चाहते थे कि वे कितनी परवाह करते हैं। हाथ पूरी तरह से सफेद सूती पट्टी लिनन गॉज में लिपटा हुआ था, जिससे उंगलियों के पो भी खुले नहीं थे। एक जीवित शरीर से अलग होने के कारण इसे ठीक नहीं किया जा सकता था, इसलिए इसका खूनी और जला हुआ होना तय था। लित ने कल्पना की कि इसे ढकना उसके माता पिता के प्रति शिष्टाचार का एक और रूप था, क्योंकि कोई भी हीलर इसे देखकर पलक नहीं झपकाता। जैसे ही हाथ उससे 5 मीटर 16 फीट की दूरी पर आया, लित को महसूस हुआ कि कुछ अजीब हो रहा है। उसका मानाकोर उसके अंदर हलचल करने लगा, माना छोड़ने की कोशिश कर रहा था। लित बिना किसी ठोस कारण के लड़ने के लिए बहुत थका हुआ था, इसलिए उसने विरोध करना बंद कर दिया। सोलस, क्या तुम मुझे बता सकती हो कि क्या हो रहा है?
मैं अपनी आंखों को माना से भरे बिना लाइफ विजन सक्रिय नहीं कर सकता। ऊर्जा की शाखाएं तुम्हारे शरीर से बाहर निकल रही हैं और हाथ से जुड़ रही हैं। यह जीवित है। जब लित को जलन से खुजली जैसा दर्द महसूस हुआ तो वो इतना हैरान हुआ कि अनजाने में उसने अपने बाएं हाथ की उंगलियां हिला दी। सौभाग्य से मार्थ अभी भी चल रहे थे, इसलिए अचानक हुई हलचल पर किसी का ध्यान नहीं गया। अब माना खून की जगह ले रहा है, कटने से पहले की बची हुई लाइट फ्यूजन को फिर से सक्रिय कर रहा है। मेरे रचयिता की कसम, यह अपने आप ठीक हो रहा है। सोलस अपना झटका व्यक्त करने के लिए स्वतंत्र थी, लेकिन लित को अपना शांत व्यवहार बनाए रखना था। घबराने के बजाय ऐसा अभिनय करना था जैसे सब कुछ सामान्य हो, बस ये सुनिश्चित करने के लिए कि यह सब एक पागलपन भरा सपना नहीं था। लित ने बाएं हाथ की छोटी उंगली मोड़ने का प्रयास किया। वो उसकी इच्छा से हिल गई। लित ने अपना बचा हुआ हाथ एलिना की ओर बढ़ाया। माँ, मुझे अब थोड़ा डर लग रहा है। लित ने संदेह पैदा किए बिना अपनी असली भावनाओं को व्यक्त करने की कोशिश की, साथ ही सारा ध्यान अपनी ओर खींच लिया। अपनी माँ की गर्माहट पर ध्यान केंद्रित करते हुए उसने हाथ से ऊर्जा को वापस बुलाने की कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। ये जितना करीब आता गया, संबंध उतना ही मजबूत होता गया। हाथ को फिर से जोड़ने की प्रक्रिया बिना किसी रुकावट के पूरी हुई, जिसके तुरंत बाद उपचार की प्रक्रिया शुरू हुई। लित को पूरे समय सावधानी से स्थिर रहना पड़ा। एक भी झटका उसके नए और असमय रहस्य को उजागर कर देता। डायमेंशनल मैजिक के विनिंग हॉल में हुई तोड़फोड़ से पहली रात ग्रिफिन किंगडम की सीमा से कुछ 100 किलोमीटर दक्षिण में रेगिस्तानी जनजातियों की उच्च परिषद हाई काउंसिल एकत्र हुई थी। वे बेनेफैक्टर उपकारी के सामने अपना मामला रखने की कोशिश कर रहे थे। ब्लड डेजर्ट गालन महाद्वीप के 3 बड़े देशों में सबसे बड़ा था। अन्य 2 ग्रिफॉन किंगडम और गोगन साम्राज्य गोगन एम्पायर थे। कई लोगों के अनुसार ये सबसे मजबूत और सबसे खतरनाक भी था। कारण यह था कि अपनी कठोर जलवायु के बावजूद ब्लड डेजर्ट रहस्यमय खजानों और प्राकृतिक संसाधनों के मामले में सबसे अमीर था। जहां अन्य जगहों पर मैजिक क्रिस्टल्स खोजने के लिए पहाड़ों को खोदना पड़ता था या विशाल जंगलों की खाक छाननी पड़ती थी, वहीं ब्लड डेजर्ट में एक नखलिस्तान ओएसिस ढूंढ लेना ही काफी था। विश्व ऊर्जा वर्ल्ड एनर्जी के गीजर जो बाकी हर जगह छिपे हुए थे और केवल भाग्य या सोलस या स्कॉपिकोर के चश्मे जैसे शक्तिशाली उपकरणों का सहारा लेकर ही पाए जा सकते थे, वहां पानी, वनस्पति और जीवन के रूप में स्वयं प्रकट होते थे। इसके टीलों के बीच एक दुर्लभ धातु डावरोस से भरपूर चट्टाने मिलना संभव था। इसे पिघलाने और ढालने के बाद प्रकाश के संपर्क के अनुसार इसका रंग चांदी से काले रंग में बदल जाता था। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि यह लोहे को लकड़ी की तरह काटने में सक्षम था। डावरोस मनुष्य के लिए ज्ञात सबसे मजबूत पदार्थ था। अपने नाम के बावजूद ब्लड डेजर्ट की रेत लाल नहीं बल्कि पीली सुनहरी थी। यह अतीत के युद्धों के दौरान खोए गए अनगिनत प्राणों के सम्मान में रखा गया नाम था, जब अलग अलग रेगिस्तानी जनजातियां आपस में या विदेशियों के खिलाफ अपनी जमीन बचाने के लिए लड़ती थी। रेगिस्तान में युद्ध एक निरंतरता रही थी, क्योंकि माना क्रिस्टल या डावरोस की कोई भी मात्रा मौसम को आर्द्र नहीं बना सकती थी, इंसानों और मवेशियों की प्यास नहीं बुझा सकती थी या जमीन को उपजाऊ नहीं बना सकती थी। इसमें मौजूद तमाम धन दौलत के बावजूद भोजन और पानी हमेशा एकमात्र मुद्दे रहे हैं जिनका रेगिस्तान में कोई वास्तविक मूल्य था। अतीत में जनजातियां नखलिस्तान के नियंत्रण के लिए लड़ती थी, या तो अपनी मर्जी से या मैदानी इलाकों के लोगों द्वारा हेरफेर करके, जो संसाधनों के एकाधिकार के लिए उनकी जरूरतों का फायदा उठाना चाहते थे। लेकिन अब और नहीं। बेनेफैक्टर के आने के बाद रेगिस्तान एकजुट हो गया था और प्रतिस्पर्धा शब्द की जगह सहयोग शब्द ने ले ली थी। नखलिस्तान अब साझा किए जाते थे और प्रत्येक जनजाति समय समय पर रेगिस्तान के एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में घूमती थी, जिससे सभी को चक्रानुक्रम रोटेशन में उन सभी चीजों का आनंद लेने की अनुमति मिलती थी जो उनके देश में उपलब्ध थी। प्रत्येक जनजाति के नेता, जिन्हें अब केवल फेदर्स कहा जाता था, बुद्धि और शक्ति प्राप्त करते थे। चाहे वे किसी भी प्रतिभा के साथ पैदा हुए हों, वे जादू के तरीकों में मजबूत बन जाते थे। लेकिन जो अब एक दिव्य देश लग सकता था, वह एक कीमत के साथ आया था। बेनेफैक्टर के कानून ही एकमात्र कानून थे और उन्हें तोड़ने की सबसे हल्की सजा मौत थी। फेदर्स अपने लोगों पर शासन करते थे, लेकिन किसी भी बदलाव, छोटे या बड़े, के लिए बेनेफैक्टर की मंजूरी लेनी पड़ती थी। यहां तक कि उच्च परिषद भी मात्र एक औपचारिकता बनकर रह गई थी। वास्तव में केवल एक ही इच्छा मायने रखती थी। यही कारण था कि अब ये सूर्यास्त के बाद ही आयोजित की जाती थी, जब बेनेफैक्टर का स्वभाव कम उग्र होता था। उस रात एकत्रित फेदर्स एक कमजोर ग्रिफॉन किंगडम पर आक्रमण करने से रेगिस्तानी जनजातियों को होने वाले कई लाभों के बारे में बेनेफैक्टर को समझाने की कोशिश कर रहे थे। उनके जासूसों ने खबर दी थी कि गृहयुद्ध अपरिहार्य है,
और यह उनके आक्रमण की योजना बनाने का सही समय था। उनकी ओर से बोल रहे थे रेड लायन जनजाति के फेदर अशुन डैगफूर, जिन्हें अस्थायी रूप से हाई फेदर नियुक्त किया गया था। वो लगभग 1.84 मीटर लंबे व्यक्ति थे, जिनका शरीर दुबला और मांसल था, रंग जैतून जैसा और लंबी लेकिन अच्छी तरह संवारी हुई दाढ़ी थी। सभी फेदर्स की तरह उन्होंने रात की ठंड को सहन करने के लिए भारी सफेद पैंट और शर्ट पहनी थी और अपने सिर पर एक पगड़ी थी जिसके केंद्र में एक विशाल रूबी थी, जो जनजाति में उनकी स्थिति का प्रतिनिधित्व करती थी। बैठक एक औपचारिक तंबू में आयोजित की गई थी, जिसका रंग सुनहरा था और जिसके किनारे और फर्श कालीनों और टेपेस्ट्रीज से ढके हुए थे, जो रेगिस्तान के सामूहिक इतिहास को दर्शाते थे। तंबू की छत को इच्छानुसार अदृश्य होने में सक्षम बनाने के लिए मंत्रमुग्ध एन्चांटेड किया गया था, क्योंकि बेनिफैक्टर को संकीर्ण स्थानों से नफरत थी। इस तरह वह अब भी चांद और तारों को देख सकते थे। जगह को 27 काले लोहे की अंगीठियों ब्रेजियर्स द्वारा पूरी तरह से प्रकाशित किया गया था, प्रत्येक जनजाति के लिए एक। उनकी आग उनके संबंधित फेदर के जादू से ईंधन प्राप्त कर रही थी, जिसका उपयोग उनकी ताकत का प्रतीक दिखाने और चर्चा समाप्त होने के बाद मतदान करने के लिए किया जाता था। हमेशा की तरह अशुन ने जोश के साथ बात की और उन सभी हरी भरी जमीनों और पानी के झरनों का वर्णन किया, जिन्हें जनजातियां कमजोर और मूर्ख मैदानी लोगों से छीनने का इंतजार कर रही थी। उनकी काली आंखों ने अन्य फेदर्स की मंजूरी और समर्थन की तलाश की, लेकिन उन्हें कोई नहीं मिला। जब से उन्होंने अपना भाषण शुरू किया था, सभी की निगाहें तंबू के दूसरी ओर खड़ी अकेली आकृति पर टिकी थी, उसकी हर हरकत को देख रही थी। ये 3 मीटर ऊंचा एक उग्र लाल पक्षी था, जिसका शरीर गरुड़ ईगल जैसा था और पूंछ के पंख मोर पीकॉक के समान थे। यह महान फीनिक्स सलार्क थी, जिसे रेगिस्तान के बेनिफैक्टर के रूप में भी जाना जाता था, जिसने सदियों पहले सभी जनजातियों को अपने शासन के तहत एकजुट किया था। ये फुसफुसाया जाता था कि इसके प्रत्येक पंख से एक बेजोड़ हथियार बनाया जा सकता है और इसके रक्त में अमरता का रहस्य छिपा है। तंबू में समाने के लिए ये काफी सिकुड़ गई थी और अब अपनी सबसे कमजोर स्थिति में थी। इसके बावजूद फेदर्स के बीच किसी भी पुरुष या महिला ने सम्मान और भय के अलावा कोई अन्य भावना महसूस नहीं की। सालाक चुपचाप खड़ी थी, उसकी आंखें बंद थी, ये जानते हुए कि अगर उसने उन्हें खोला तो वो खुद को नियंत्रित नहीं कर पाएगी। एक बार जब अशुन ने अपनी बात पूरी कर ली, तो उसने एक सरल प्रश्न पूछा, तो क्या तुम रेगिस्तान छोड़ने जा रहे हो? सालाक की आवाज तेज नहीं थी, लेकिन फिर भी उपस्थित सभी लोगों को पूरी तरह स्पष्ट सुनाई दे रही थी। नहीं मेरे मालिक, रेड लायन ऐसा कभी नहीं करेगा। उसने अधीनता के संकेत में अपने हाथ उठाए और अपना सिर झुकाया। मैं केवल हमारे लिए मैदानी इलाकों से बदला लेने और नए संसाधनों को सुरक्षित करने का प्रस्ताव दे रहा हूं। बदला? उसने एक आंख खोलकर पूछा। जीवित लोगों को मौत देने से उनके पूर्वजों को पीड़ा नहीं होगी। ये तो बस छोड़ने का एक तुच्छ बहाना लगता है, क्योंकि तुम उससे असंतुष्ट हो जो तुम्हारे पास अभी है। अशुन ने मजबूत और आत्मविश्वासपूर्ण दिखने की कोशिश करते हुए कहा, लेकिन उसकी रीढ़ की हड्डी से ठंडा पसीना बहने लगा। मैं नहीं जाऊंगा और मैं कृतज्ञ नहीं हूं। तो फिर तुम जीते हुए झरनों को अपने पास रखने का प्रस्ताव कैसे देते हो? उपजाऊ मिट्टी किस काम की अगर उसे जोता न जाए? खैर, जाहिर है कि हमारे कुछ लोगों को अपने परिवारों के साथ पीछे रहना होगा, लेकिन केवल एक आपूर्ति श्रृंखला सप्लाई चेन स्थापित करने के लिए जिससे सभी जनजातियों को लाभ होगा। मुझे तुम्हारी मीठी बातों की परवाह नहीं है, केवल उनके अर्थ की है। सालाक ने कठोरता से उत्तर दिया। तुम चाहते हो कि तुम्हारे लोग चले जाएं, अपने बच्चों को एक विदेशी जमीन पर पालें, रेगिस्तान से और मुझसे दूर। मुझे तुम्हारी योजना पर कोई आपत्ति नहीं है। अंतिम वाक्यांश ने सभी को चौंका दिया, क्योंकि उदारता उसकी विशेषता कभी नहीं रही थी। लेकिन साथ ही मैं इसे कोई समर्थन नहीं दूंगी। जो लोग इसमें भाग लेना चाहते हैं वे ऐसा करने के लिए स्वतंत्र हैं, जब तक कि वे पहले मुझे मेरे सभी आशीर्वाद वापस नहीं कर देते। दूसरा हिस्सा, इसके विपरीत, पूरी तरह से उसके चरित्र के अनुरूप था, जिससे सभी फेदर्स के चेहरे पीले पड़ गए। बस स्पष्ट करने के लिए, क्या तुम हाई फेदर के रूप में रेड लायन जनजाति के फेदर के रूप में बोल रहे हो, या सिर्फ अपने लिए? सालाक की आंखें खुली, जिससे भारी मात्रा में मारने का इरादा, किलिंग इंटेंट, निकला, जिसने अशुन को घुटनों पर ला दिया। उसके पंजे जमीन पर युद्ध के नगाड़ों की लय में थपथपा रहे थे। वो गोल्डन ईगल जनजाति के लिए नहीं बोलता, एक मध्यम आयु वर्ग की महिला ने अपनी कुर्सी से उठते हुए कहा और जमीन पर घुटने टेक दिए। उसका माथा फर्श को छू रहा था, जबकि उसकी अंगीठी काली पड़ गई, जिसने हाई फेदर के शब्दों को नकार दिया। वो सिल्वर वुल्फ जनजाति के लिए नहीं बोलता। एक के बाद एक सभी फेदर्स घुटने टेकते गए। अंगीठियों की काली रोशनी ने एक भयानक वातावरण बना दिया। वो रेड लायन जनजाति के लिए नहीं बोलता।
अशुन की विफलता को पहचानते हुए उसके साथ आए बुजुर्ग ने अपने नेता को त्याग दिया, इस उम्मीद में कि वे अपने लोगों को हमेशा के लिए निर्वासित होने से बचा सकें। सामूहिक प्रयास के माध्यम से वे अशुन के नियंत्रण से लो छीनने में कामयाब रहे, उसे काला कर दिया और उसे अकेला छोड़ दिया। घटनाक्रम ने उसे चौंका दिया था, लेकिन इतना नहीं कि वो जो हुआ था उसे पहचान न सके। अपने साथियों के चेहरे पर दिखाई देने वाले तनाव और भय के नीचे वो उनके होठों को एक मुश्किल से दबी हुई मुस्कान में मुड़ते देख सकता था। वो जानता था कि वह अपने दबंग स्वभाव के कारण अलोकप्रिय था और दूसरों की कीमत पर अपनी जनजाति को लाभ पहुंचाने की कोशिश करता था, लेकिन ऐसा इसलिए था क्योंकि उसके नेतृत्व में रेड लायन सबसे अधिक आबादी वाली और मजबूत रेगिस्तानी जनजातियों में से एक बन गया था। अशुन ने अतीत में इसका उपयोग पड़ोसी जनजातियों पर दबाव डालने, अधिक पाने और कम देने के लिए किया था, जिससे उसके समुदाय में उसकी स्थिति बढ़ी थी। जब उन्होंने उसे हाई फेदर नियुक्त किया था तो उसने सोचा था कि वे आखिरकार झुकने के लिए तैयार हैं। इसके बजाय ये सब बिना युद्ध के उसे बाहर निकालने की एक चाल थी जो रेगिस्तान के नियमों के साथ पूर्ण तालमेल में थी। परिषद का परिणाम जो भी होता, उन्हें लाभ ही होता, या तो नई जमीनों पर आक्रमण करके या एक शक्तिशाली प्रतिद्वंद्वी को खत्म करके। उन्होंने उसके अहंकार को उसके खिलाफ इस्तेमाल किया था, जिससे अशुन अनजाने में बलि का बकरा बन गया था। वो जानता था कि आगे क्या होने वाला है। बुजुर्ग द्वारा उसका खिताब छीने जाने के बाद बेनेफैक्टर उन सभी कलाकृतियों और पुस्तकों को वापस ले लेगी जो सालाक ने वर्षों में उसे दी थी। अंत में वो उससे अपना सबसे बड़ा आशीर्वाद, जादू का उपहार, भी छीन लेगी। बेनेफैक्टर से मिलने से पहले अशुन एक प्रतिभाहीन युवक था। फीनिक्स उस युवक के जुनून और समर्पण से मंत्रमुग्ध हो गई थी, उसके साथ अपने रहस्य और ज्ञान साझा किए थे और लड़के को रेड लायन के सबसे शक्तिशाली जादुई योद्धाओं में से एक बना दिया था। और अब वो सब कुछ वापस ले लेगी। अशुन को नहीं पता था कि सालाक ने उसकी माना क्षमता और जादुई ताकत को कैसे बढ़ाया था। हर बार जब उसने उसका उपचार किया था तो उसे बेहोश कर दिया गया था, लेकिन उसने कई बार देखा था कि यह प्रभावों को कैसे उलट देती है। एक साधारण नजर और पीड़ित का शरीर मुड़ जाएगा, तड़प जाएगा, नसें नीली होकर बाहर निकल आएंगी, जबकि माना को तब तक निचोड़ा जाएगा जब तक कि कुछ भी न बचे। अशुन ने अपने 36 साल एक योद्धा और एक नेता के रूप में बिताए थे। वो इतना सब खोने और अपना शेष जीवन अपमान में जीने के विचार को सहन नहीं कर सकता था। सजा तामील होने से पहले अशुन ने आखिरी बार जादू का इस्तेमाल किया और अपना दिल रोक दिया। मृत्यु में उसका सम्मान बच जाएगा और उसके परिवार के साथ गद्दार के बजाय एक मृत फेदर के शोक संतप्त रिश्तेदारों के रूप में व्यवहार किया जाएगा। बेनेफैक्टर ने लाश की ओर देखा और अशुन के अंतिम फैसले पर थोड़ा सिर हिलाया। सालाक उसे एक लड़के के रूप में पसंद करती थी और एक पुरुष के रूप में उसे स्नेह करती थी, लेकिन एक बार जब वो नेता बन गया तो वे अलग हो गए। उसने जितनी अधिक शक्ति प्राप्त की, वो उतना ही असंतुष्ट होता गया। पहले अपनी ही जनजाति से चोरी करना, फिर गौरव की प्यास बुझाने के लिए पड़ोसी जनजातियों को परेशान करना, और अब उसमें सालाक से एक संवेदनहीन प्रवासी युद्ध, माइग्रेटरी वॉर के लिए सहमति मांगने का दुस्साहस भी था। अगर फीनिक्स कभी रेगिस्तान छोड़ना चाहती तो वो पहले ही ऐसा कर चुकी होती। अगर वो दुनिया को आग और खून में नहलाना चाहती तो सालाक को जनजातियों को जादू सिखाने और उस कठोर वातावरण में फलने फूलने में सदियां बिताने की जरूरत नहीं होती जिसे वह अपना घर कहती थी। मैं सालाक हूं, रेगिस्तान का सूरज। मेरा रास्ता ही एकमात्र रास्ता है, मेरे शब्द ही कानून हैं। उसने अपने पंख फैलाते हुए दहाड़ मारी, जिससे पूरा तंबू और उसके निवासी जल उठे, फिर भी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया। मैं सूर्योदय की तरह हो सकती हूं जो एक नए युग का अग्रदूत है, या सूर्यास्त की तरह जो एक अंधेरी रात की भूमिका है। मुझे फिर से तुच्छ लालच के लिए बुलाओ और सभी जनजातियों को नए नेताओं की आवश्यकता होगी। प्रोफेसर मात द्वारा शिल्द का हाथ ठीक करने के बाद पट्टियां हटा दी गईं। हाथ बिल्कुल सामान्य हो गया था, सिवाय एक छोटे से विवरण के। उसके शरीर के बाकी हिस्सों के विपरीत, जिनका रंग सामान्य था, यह हाथ इतना पीला था जैसे उसने कभी रोशनी देखी ही न हो। मात शिल्द की आंखों में छिपे मूक प्रश्न को समझ गए। क्षमा करना, मुझे नहीं पता कि मनोहर यह कैसे कर लेते हैं। सिद्धांत रूप में नई त्वचा के लिए किसी भी तरह की रंगत तन बनाए रखना असंभव है, लेकिन यह उन्हें ऐसा करने से नहीं रोकता। फिर उन्होंने शिल्द के कान में फुसफुसाते हुए कहा, अगर तुम्हें त्वचा की यह समस्या परेशान कर रही है तो बेहतर होगा कि तुम बाद में मनोहर के पास जाओ। मुझे नहीं लगता कि उन्हें फिर से यहाँ वापस लाना एक अच्छा विचार होगा। शिल्द ने सिर हिलाया। हेडमास्टर और उसके पिता शायद मनोहर की एक और ज्ञान की बात बर्दाश्त नहीं कर पाते। प्रोफेसर, आपने अभी तक मुझे यह नहीं बताया कि मेरे बेहोश होने के बाद क्या हुआ। सोलस की वजह से शिल्द को जवाब पता था, लेकिन उसे इसके बारे में जिज्ञासु होने का नाटक करना था। हाँ बिल्कुल, लेकिन बेहतर होगा कि तुम यह उन लोगों से सुनो जिन्होंने वास्तव में तुम्हारी जान बचाई है।
तुम्हारे दोस्तों को तुम्हारे बिस्तर के पास से हटाकर आराम करने के लिए भेजने में काफी मेहनत करनी पड़ी। उसके माता पिता ये सुनकर भावुक हो गए कि उनके बेटे के पास इतने समर्पित दोस्त हैं। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको ये ऑडियो सीरीज़ पसंद आ रही होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और हमारे चैनल नवल कुमार को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। लेकिन शिल्त इतना प्रभावित नहीं हुआ क्योंकि इससे उसकी व्यक्तिगत मान्यताओं का एक और हिस्सा ढह गया था। इसके अलावा एक डरावना सवाल भी खड़ा हुआ। सोलस, चूंकि अब मैंने अस्पताल का गाउन पहना है, कृपया मुझे बताओ कि क्या मनोहर ने मुझे दूसरों के सामने निर्वस्त्र तो नहीं किया था? नहीं, उन्होंने ऐसा नहीं किया, वो खिलखिलाकर हंसी। लेकिन इसमें कुछ गलत भी नहीं होता, आखिर तुम सब डॉक्टर्स ही तो हो। सच है, लेकिन अगर स्थिति उलट होती तो क्या तुम्हें लगता है कि किसी लड़की को अपने 3 पुरुष मित्रों द्वारा नग्न देखा जाना पसंद आता? ये दोस्तों पर निर्भर करता है। मुझे लगता है उसकी बातों में शरारत का संकेत था। ठीक है, बस बहुत हुआ। शिल्त ने इस मामले को हमेशा के लिए सुलझाने का फैसला किया। सोलस, तुम्हें क्या हो रहा है? जब से हम अकादमी आए हैं, समय समय पर तुम मुझे किसी न किसी लड़की के साथ जोड़ने की कोशिश करती हो। लोग सिर्फ मांस के लोथड़े नहीं हैं, उनकी भावनाएं भी होती हैं। ये बात तुम्हारे मुंह से शोभा दे रही है। जब से वे मिले थे, पहली बार शिल्त उसका गुस्सा महसूस कर सका। तुम्हें भावनाओं की परवाह कब से होने लगी? तुम जो करते हो वो सिर्फ हेरफेर करने के लिए झूठ बोलना, पागलों की तरह लड़ना और शक्ति इकट्ठा करना है। क्या तुमने कभी मेरी भावनाओं के बारे में सोचा है? इस बारे में कि मैं हर बार कितनी डर जाती हूं जब तुम अपनी जान जोखिम में डालते हो? या मैं तुम सभी से कितनी ईर्ष्या करती हूं जो बात करने, हंसने, धूप में चलने के लिए स्वतंत्र हैं, जबकि मैं पूरा दिन पत्थर की अंगूठी में फंसी रहती हूं? तुम्हारे पास इतने सारे लोग हैं जो तुम्हें प्यार करते हैं, फिर भी तुम उन्हें कचरे की तरह ठुकरा देते हो। शायद मैं वाकई एक शापित वस्तु, कर्स्ड ऑब्जेक्ट हूं। शिल्त को बहुत बुरा महसूस हुआ। उसे एहसास हुआ कि उसने सोलस को एक घरेलू उपकरण की तरह समझा था। मुझे माफ कर दो, सोलस। मैंने कभी इस बात पर ध्यान नहीं दिया कि तुम्हें कैसा लगा। अगले हफ्तों में शिल्त ने फौज मास्टरिंग में अपना दिल और जान लगा दी। वो उन बक्सों के रहस्यों को सुझाने में लगा था जो उसे मिले थे। उसने पाया कि सामान्य तरीके से ताला तोड़ने के बजाय वह इसके सूडो कोड को नष्ट कर सकता है। दूसरी ओर काइंड्रिया शहर में एक रहस्यमय प्लेग फैल गया था। मरने वालों की संख्या सैकड़ों में थी। रानी सिल्फा तनाव में थी। उन्होंने मदद के लिए उपचार के देवता कृष्ण मनोहर को बुलाने की कोशिश की, लेकिन वे फिर से गायब हो गए थे। हताशा में उन्होंने हेडमास्टर लिलजोस को बुलाया और चेतावनी दी कि अगर समस्या हल नहीं हुई तो वे मनोहर के साथ साथ लिलजोस का सिर भी कलम कर देंगी। शिल्त अब मानसिक थकान का सामना कर रहा था। वह मदीन की तरह काम कर रहा था और नींद की कमी उसे चिड़चिड़ा बना रही थी। लेकिन सोलस के लिए वो खुद को बदलने की कोशिश कर रहा था। उसे एहसास हुआ कि प्रगति महत्वपूर्ण है, पूर्णता नहीं। जब उसे हेडमास्टर ने बुलाया तो उसे पता चला कि स्थिति गंभीर है। हेडमास्टर ने कहा, अगर यह जीवन मरण की स्थिति है, उस अगर को हटाओ। कई जिंदगियां दांव पर हैं, मेरी भी। लिंजोस ने मार्थ को बीच में ही रोक दिया। तो मैं निश्चित रूप से लस्ट्रिया से लित को भेजूंगा। वो इकलौता है जिसका डायग्नोस्टिक स्किल, नैदानिक कौशल मनोहर के स्तर का है, एक प्रोफेसर के बजाय एक छात्र। हम कितना नीचे गिर गए हैं। इस अकादमी की प्रतिष्ठा का क्या होगा? लिंजोस करा उठे। नीचे गिर गए। मार्थ ने नापसंदगी में अपनी भौहें सिकोड़ ली। पुराने की जगह नया आना ही जीवन का तरीका है। साथ ही किसी ऐसे व्यक्ति को स्वीकार करना जिसे अन्य सभी अकादमियों ने पूर्वाग्रह के कारण खारिज कर दिया था, नीचे गिरना नहीं है। खासकर यदि वो सफल होता है। लेकिन क्या होगा अगर वह असफल हो गया? लिंजोस रोने ही वाले थे। हम साम्राज्य के लिए हंसी का पात्र बन जाएंगे। हर कोई सोचेगा कि हम इतने अक्षम हैं कि हमें एक बच्चे पर निर्भर रहना पड़ता है। खैर, हम हमेशा 2 प्रोफेसर भेज सकते हैं और बेहतरी की उम्मीद कर सकते हैं। कम से कम आप गरिमा के साथ असफल तो होंगे। लिंजोस करा उठे। उनकी गर्दन में अचानक दर्द होने लगा। असफलता कोई विकल्प नहीं था। उस दूसरे छात्र के बारे में क्या? सेरिया, सेक्यूला? इस स्तर पर 1 या 2 भेजने से कोई फर्क नहीं पड़ता, वास्तव में पड़ता है। मार्थ ने आपत्ति जताई। लाइट मैजिक के लिए उसकी प्रतिभा उत्कृष्ट है। मेरा मानना है कि यदि उसे उचित रूप से पोषित किया जाए तो वह अगली मनोहर बन सकती है। वह नाम लेना बंद करो। लिंजोस की गर्दन में एक नई टीस उठी। उन्हें जल्लाद की कुल्हाड़ी पास आती महसूस हुई। मेरा मतलब अच्छे तरीके से है। उस आदमी के बारे में कुछ भी अच्छा नहीं है। हेडमास्टर को अनुचित व्यवहार करते देख मार्थ ने मामला छोड़ दिया। जैसा कि मैं कह रहा था, वह एक शानदार जादूगरनी है, फिर भी वह ऐसी भयावहता देखने के लिए बहुत छोटी है।
यह उल्लेख करने की भी आवश्यकता नहीं है कि उसका नैदानिक कौशल मेरे स्तर के आसपास ही है। मैं उसके भविष्य को जोखिम में डालने के बजाय खुद जाना पसंद करूंगा। जहां तक हमारे नए सितारे की बात है, वह काफी खास है। मार्क ने लित की पूरी व्यक्तिगत फाइल थपथपाई। एक फोल्डर जो लगभग एक किताब जितना मोटा था, जहां मेज एसोसिएशन के विशेषज्ञों ने उसे उस श्रेणी में रखा था जिसे पृथ्वी पर हाई फंक्शनिंग सोशियोपैथ कहा जाता है। उस समय लिंजोस ने विरोध करना बंद कर दिया और अपनी नियति को स्वीकार कर लिया। जब लित ने प्रवेश किया तो उसके चेहरे पर वही पुरानी त्योरियां और गुस्से वाली नजर थी। मैंने कुछ भी गलत नहीं किया और मैं एक जादुई सफलता, मैजिकल ब्रेक थ्रू हासिल करने ही वाला था। जब उसे कॉल मिला तो लित वास्तविक वॉप स्टेप्स का प्रयास करने से पहले अंतिम अभ्यास पूरा करने ही वाला था। तोड़फोड़ के बाद चौथे वर्ष के पाठों को कुछ दिनों के लिए निलंबित कर दिया गया था, जब तक कि आंतरिक जांच समाप्त नहीं हो गई। उसने उस समय का उपयोग क्यूला के मार्गदर्शन में अभ्यास करने के लिए किया था और वह गेट खोलने के करीब था। जबकि अधिकांश छात्र घटना से डरे हुए थे और उन्हें मनोवैज्ञानिक परामर्श की आवश्यकता थी, उसने अपनी पढ़ाई ऐसे जारी रखी थी जैसे कुछ हुआ ही न हो। वो उन लोगों की बराबरी करने में कामयाब रहा जो उससे अधिक प्रतिभाशाली थे। लित के शब्दों के चुनाव ने लिंजोस की बेचैनी को और बढ़ा दिया। हेडमास्टर ने उसे एक फाइल दी जिसमें कंड्रिया की घटनाओं के बारे में सभी प्रासंगिक जानकारी थी और उसे समझाया कि मामले को सुलझाने के लिए उसकी उपस्थिति आवश्यक है। मैं सिर्फ एक छात्र हूं, लित ने फोल्डर वापस देते हुए उत्तर दिया। इससे मेरा क्या लेना देना है? हेडमास्टर लिंजोस तुम्हें जो बताना भूल गए लड़के, वो ये है कि यह कोई अनुरोध नहीं है, ये खुद रानी का आदेश है। आवाज लगभग 30 साल के एक व्यक्ति की थी जिसकी लंबाई 1.82 मीटर 6 फीट थी और जो कमरे के बीच में खुले वॉप स्टेप्स से बाहर निकला। उसके हल्के भूरे रंग के छोटे बाल और वैसी ही मूंछें थी। उसने गहरे नीले रंग की वर्दी पहनी थी जिस पर शाही प्रतीक रॉयल क्रेस्ट था। एक त्रिकोणीय ढाल जिसमें एक उछलता हुआ ग्रिफॉन दिखाया गया था जिसके सिर पर मुकुट था और उसने अपने पंजों में 2 राजदंड सेप्टर्स थामे हुए थे। एक जादुई शक्ति का प्रतिनिधित्व करता था और दूसरा सैन्य शक्ति का। लित, मुझे तुम्हें रानी के दस्ते के कप्तान वेलाग्रोस, कैप्टन वेलाग्रोस से मिलवाने दो। कप्तान, ये लुस्ट्रिया से लित है। लिंजोस अपने सम्मानित अतिथि की ओर हाथ बढ़ाते हुए खड़े हो गए। क्या आप हमारी जासूसी कर रहे थे या आपने सिर्फ एक नाटकीय प्रवेश करने का इंतजार किया? लित प्रभावित होने के बजाय चिढ़ गया। उसके खराब मूड ने उसे वह बोलने पर मजबूर कर दिया जो वह आमतौर पर सिर्फ सोचता था। बच्चे, यह कोई हंसी का विषय नहीं है। लोग इस समय मर रहे हैं। अगर तुम इसके बारे में कुछ कर सकते हो तो यह तुम्हारा कर्तव्य है। लोग हर दिन मरते हैं। लित ने कंधे उचकाए। आमतौर पर यह गरीबों, अनाथों और बेघरों के साथ होता है। तब किसी को इसकी परवाह नहीं होती। लेकिन अगर यह एक शानदार शहर के कुछ अमीर लोगों के साथ होता है तो अचानक यह एक बड़ी समस्या बन जाती है। साथ ही मेरा कोई कर्तव्य नहीं है क्योंकि मैंने कोई शपथ नहीं ली है। तो मुझे फिर से पूछने दें, इसमें मेरा क्या फायदा है? उसने अपने अंगूठे और तर्जनी को एक साथ रगड़ते हुए पैसे का इशारा कहा। आमतौर पर कप्तान वेलाग्रोस इस अहंकारी बच्चे को सबक सिखाने के लिए ललचाते, लेकिन उन्होंने भी फाइल पढ़ी थी। इसमें स्पष्ट रूप से कहा गया था कि अपने पालन पोषण के कारण लित का साम्राज्य के साथ कोई वास्तविक लगाव नहीं था। यही कारण था कि उसके परिवार को इतनी कड़ी सुरक्षा दी गई थी। आदेश यह था कि जब तक बिल्कुल आवश्यक न हो उसे अपना दुश्मन न बनाया जाए। कप्तान वेलाग्रोस केवल मुस्कुराकर लित के बर्ताव को बर्दाश्त कर सकते थे और ऐसा सिर्फ उनके आदेशों की वजह से नहीं था। वे जितना उस युवक को देखते उन्हें सब उतना ही गलत लगता। वे ठंडी और निर्जीव आंखें, वह बेरुखी वाला बर्ताव, ये सब ऐसी चीजें थी जो उन्होंने कई बार देखी थी लेकिन बच्चों में कभी नहीं। ये गुण या तो युद्ध के अनुभवी सैनिकों में मिलते थे या किसी संकी पागल में। अंतिम बात यह थी कि जब वे डराने वाले अंदाज में आगे बढ़े थे तो उनके शरीर ने खतरे का संकेत देना शुरू कर दिया था। कॉर्प्स का कोई सदस्य अपनी उम्र के इस पड़ाव तक बिना एक तीव्र अंतर्ज्ञान विकसित किए नहीं पहुंचता और उस पल उनका अंतर्ज्ञान उन्हें पीछे हटने और अचानक हलचल से बचने के लिए कह रहा था। तुम कितना चाहते हो? उन्होंने पूछा। आप इसे ऐसे कह रहे हैं जैसे मैं पैसे ऐंठ रहा हूं। हीलर बनने से पहले मैं एक शिकारी हंटर था और पहली चीज जो मैंने सीखी वह यह है कि शिकारी उपकार नहीं करते, हम सौदे डील्स करते हैं। यहां मेरा प्रस्ताव है, मैं काम करता हूं और यदि मैं सफल होता हूं तो मुझे मेरे परिवार के लिए एक सुरक्षित घर, सेफ हाउस चाहिए। मुझे फर्क नहीं पड़ता कि यह गृहयुद्ध छिड़ने के कारण हो, हम पर हमला हो या अचानक सूखा पड़ जाए। जैसे ही कुछ गलत होता है मैं उन्हें सुरक्षित और साम्राज्य किंगडम से बाहर चाहता हूं। सौदा मंजूर? लित ने अपना हाथ बढ़ाया और वेलाग्रोस ने बिना किसी हिचकिचाहट के उसे मिलाया।
एक पल के लिए वेलाग्रोस को डर था कि बच्चा पैसों की कोई बेतुकी रकम या कोई जादुई वस्तु आर्टिफैक्ट मांगेगा। इसके बजाय उसने कुछ सरल और उचित मांगा था, हालांकि वह महंगा था, जिसमें सौदेबाजी की कोई गुंजाइश नहीं छोड़ी गई थी। सौदा मंजूर। और क्या होगा अगर तुम असफल रहे? अगर ऐसा होता है तो हम दोनों के बस कुछ घंटे बर्बाद होंगे। लित ने कंधे उचकाए। जब तक मैं इन्विगोरेशन का उपयोग कर सकता हूं, ऐसी कोई चीज नहीं है जिसका मैं निदान डायग्नोज न कर सकूं। हालांकि उसे ठीक करना पूरी तरह से अलग मामला है। यदि महामारी मेरी समझ से परे है तो ट्रू मैजिक भी मेरी मदद नहीं कर सकती। इसमें कुछ घंटों से अधिक समय लगेगा, वेलाग्रोस ने समझाया। पूरे क्षेत्र में वॉर्प स्टेप्स बंद हैं। सबसे पहले मुझे हमारे लिए आसपास ही एक निकास बिंदु एग्जिट पॉइंट तैयार करवाना होगा। फिर हम उड़कर क्वारंटीन की सीमाओं तक पहुंचेंगे। सब कुछ व्यवस्थित करने में कुछ घंटे लगेंगे। मुझे लगा कि हम तुरंत निकल रहे हैं। लित की त्योरियां चढ़ गईं। इस मामले में मैं चाहता हूं कि हमारा सौदा लिखित रूप में दर्ज हो और उस पर हस्ताक्षर हों। शब्द उड़ सकते हैं, लेकिन लिखा हुआ रहता है। कोई समस्या नहीं। जाने से पहले अपने काम निपटाने या अपना सामान व्यवस्थित करने के लिए समय का उपयोग करो। स्थिति कैसी रहती है इस पर निर्भर करते हुए हम कल तक कांड्रिया में फंसे रह सकते हैं। और याद रहे, तुम्हें किसी के साथ भी मिशन के बारे में बात करने की अनुमति नहीं है। लित अंतिम मामूली आदेश को अनसुना करते हुए चला गया। वो तेजी से अपने कमरे की ओर बढ़ा। उसका लक्ष्य प्रस्थान करने से पहले जितनी हो सके उतनी नींद लेना था। अकादमी के अंदर अपनी कमजोर स्थिति में होना एक बात थी, जहां वो प्रोफेसरों से घिरा हुआ था जो उसकी मदद करने के लिए बाध्य थे। लेकिन बाहर उसे परवाह नहीं थी कि वह रानी के दस्ते के साथ था या स्वयं रानी के साथ। वह हमेशा ऐसे ही व्यवहार करेगा जैसे वह अकेला हो। मैं बहुत खुश हूं कि तुमने यह मिशन स्वीकार किया, सोलस मन ही मन मुस्कुराए। बहुत से लोग पीड़ित हैं। यदि हम कर सकते हैं तो हमें मदद करनी चाहिए, और यही तुम गलत हो। लित ने आपत्ति जताई। यदि तुम हर बार जब कोई खतरे में हो स्वयं सेवा वॉलंटियर करते हो, तो तुम दूसरों की खातिर अपना जीवन जियोगे। 1 इंच दो और वे 1 मील ले लेंगे। भुगतान की मांग ने कई उद्देश्यों को पूरा किया। पहला, यदि मैं सफल होता हूं तो वह खतरा टल जाना चाहिए जिसकी मुझे परवाह है। दूसरा, इसने उन्हें दिखाया कि मैं कोई कठपुतली नहीं हूं। केवल सैनिक बिना सवाल किए आज्ञा मानते हैं, और केवल मूर्ख या संत ही मुफ्त में काम करते हैं जब उन्हें सही मुआवजा मिल सकता हो। सोलुस ने उन शब्दों पर विचार किया। एक समय वह इन्हें लित का ठंडापन कहकर खारिज कर देती, पर अब उसे उतना यकीन नहीं था। लित के जाने के बाद वेलाग्रोस ने मिशन के अंतिम विवरणों को व्यवस्थित करना शुरू किया, जबकि लिंजोस आहें भरते रहे। क्या यह वही समाज है जिसे हम बनाना चाहते हैं? एक ऐसी दुनिया जहां नायक वास्तव में ठंडे खून वाले हत्यारे हैं? इस मोड़ पर मुझे परवाह नहीं है कि रानी मेरे साथ क्या करेंगी। मुझे यह विचार कहीं अधिक भयानक लगता है कि यदि वो सफल होता है तो ऐसा व्यक्ति एक आदर्श रोल मॉडल बन जाएगा। मुझे उम्मीद थी कि परवरिश, नर्चर, स्वभाव, नेचर को हरा सकती है, लेकिन लगता है कि मैं एक बार फिर गलत था। कप्तान वेलाग्रोस उन शब्दों पर जोर से हंसे। प्रिय हेडमास्टर, मुझे नहीं पता कि आप अब तक कहां रहते थे, लेकिन जब मैं वाटर ग्रिफिन में पढ़ता था तो वो एक दुस्वप्न था। शरारतें, प्रतिस्पर्धा और तनाव। तो आप किस परवरिश की बात कर रहे हैं? क्या आप यहां छात्रों को लाड़ प्यार करते हैं? लिंजोस ने शर्मिंदगी से अपना सिर हिलाया। मैंने ऐसे बहुत से लोग देखे हैं। वे आमतौर पर जेल में समाप्त होते हैं, सेना में शामिल होते हैं या सफल व्यापारी बन जाते हैं। यह इस पर निर्भर करता है कि वे खुद को कितना नियंत्रित कर पाते हैं। आमतौर पर वे ऐसी नौकरियां चुनते हैं जहां वे कानूनी रूप से दूसरों के जीवन को प्रभावित कर सकें या शक्ति का उपयोग कर सकें। साहसी, एडवेंचरस लोगों के बारे में सोचें, उनमें से अधिकांश उसी की तरह हैं। यदि वो अपना काम करता है और अंधाधुंध हत्याएं नहीं करता है तो वो मेरे लिए ठीक है। लित को हेडमास्टर के कार्यालय में बुलाए जाने के 1 मिनट बाद ही व्हाइट ग्रिफिन के भीतर से आर्किमिज लुकाट को एक कॉल किया गया। लुकाट, तुम मूर्ख, रानी ने हमारी मदद मांगी है। किसे परवाह है? लुकाट को अपमानित होना पसंद नहीं था। मैंने पहले ही सुनिश्चित कर लिया है कि मनोहर को वह सामग्री मिल जाए जिसकी वह तलाश कर रहा था, इसलिए वह दृश्य से बाहर है। हैथॉर्न हटोरने के अनुसार कोई और नहीं है जो महामारी की प्रकृति को समझ सके। लैब में दुर्घटना के बावजूद सब कुछ सुचारू रूप से चल रहा है। सुचारू रूप से? उस आवाज ने ताना मारा। क्वारंटाइन को सक्रिय करना और पूरी दुनिया को अपने प्रयोगों के बारे में सचेत करना सुचारू रूप से चलना नहीं कहलाता। साथ ही लिंजोस ने अभी लित को बुलाया है, इसलिए बेहतर होगा कि तुम तेजी से कार्रवाई करो। एक बच्चे की किसे परवाह है? वो आवाज जोर से हंसी।
यदि तुम उसी बच्चे को कम आनते रहे जिसने डिस्टार की बेटी को तुम्हारे जहर से बचाया और मेरी तोड़फोड़ के बावजूद बिना किसी हताहत के स्थानिक खराबी स्पेशल ब्रेकडाउन को रोक दिया, तो तुम मेरी सोच से भी बड़े मूर्ख हो, लुकार्ट गुर्राया। पहला प्रयास मार्चियोनेस डिस्टार के पूरे परिवार को खत्म करने के लिए था, लेकिन आइंस की उपस्थिति के कारण वे केवल बेटी को घायल कर पाए थे। दूसरा प्रयास और भी बुरा रहा था। छात्रों की मृत्यु से कोहराम मच जाता, जिससे लिंजोस को फांसी दी जाती और नए कुलीनों नोबल्स फैक्शन का दबदबा बनता। क्या तुम बस सुरक्षा तंत्र को बंद करके उसे मार नहीं सकते? तुम सच में मूर्ख हो। तोड़फोड़ के बाद अब केवल हेडमास्टर ही अकादमी के नियंत्रण तंत्र के साथ बातचीत कर सकते हैं। तुम सच में बेकार हो। लुकार्ट ने अपनी मुट्ठी मेज पर दे मारी। बेकार? आवाज गुस्से में बोली। मैंने पाठों को इस तरह व्यवस्थित किया कि वे तुम्हारे बेटों के लिए आसान हो। मैंने सुरक्षाओं को निष्क्रिय कर दिया ताकि छात्रों को खत्म किया जा सके। यदि मैं बेकार हूं, तो तुम्हारी उन संतानों का क्या जिन्हें आम लोग पछाड़ रहे हैं? मुझे लगने लगा है कि यह सब एक बड़ी गलती है। कभी नहीं। लुकार्ट ने कॉल काट दिया। आज की वीडियो बस यही तक थी। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर।